नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हार्ट के पेशेंट्स और वो लोग जिनको आने वाले समय में हार्ट की प्रॉब्लम होने का अंदेशा है, उनकी डाइट किस किस्म की होनी चाहिए। तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, मैंने ये कोशिश की है कि कुछ जो सवाल मेरे पास कॉमनली पूछे जाते हैं उन सवालों के जवाब मैं आपको दूं, और अगर आपका कोई सवाल हो तो ऑफकोर्स आप वो बाद में मैसेज के रूप में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला जो मिसकॉन्सेप्शन हमारा रहता है वो ये कि जंक फूड या आउटसाइड फूड हमें खाना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि सारे बाहर के फूड गलत है, ऐसा नहीं है। और जंक हम किसको कहते हैं ये भी फैमिली टू फैमिली या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरा ये मानना है कि जिन सब फूड्स को, जिन सब खाद्य पदार्थों को आज हम स्ट्रीट फूड की फॉर्म में या रेस्टोरेंट फूड की फॉर्म में खाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं की स्टेपल डाइट्स हैं और वहाँ पे वो बहुत ही हेल्दी फॉर्म में कुक की जाती हैं और खाई जाती हैं। हमने शायद उनकी फॉर्म्स चेंज कर दी हैं। तो फूड कोई भी ले सकते हैं हम, चाइनीज फूड खाना चाहें, थाई फूड खाना चाहें, मैक्सिकन खाना चाहें, किसी भी फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुकिंग स्टाइल में है। तो कुकिंग स्टाइल में इवन इंडियन फूड में भी कुछ फैलेसीज हैं जिनको मैं अभी आपको बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैम हमारे घर में बच्चे पिज्ज़ा बहुत खाते हैं, तो उनसे पूछो आप क्या देना चाहते हो, तो उनका जवाब होता है कि बच्चे पराठे क्यों नहीं खाते ब्रेकफास्ट में। सो यहाँ पे मेरा जवाब ये है कि पराठे शायद ज़्यादा नुकसानदायक हैं पिज्ज़ा से। वो क्यों? क्योंकि जब आप फ्राइंग करते हो तो आप जो भी ऑयल या घी यूज़ करते हो तो ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट होता है। क्योंकि फ्राइंग में नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। सिमिलरली जब हम बेकिंग करते हैं, जैसे पिज्ज़ा लोफ बेक कर रहे हैं या उसके ऊपर हमने प्रोसेस चीज़ डाल के बेक किया, तो वो भी 150 डिग्री सेल्सियस के करीब जाता है। तो अगर हम इन दोनों फूड्स में से ऑयल, घी, फैट ये निकाल दें तो दोनों ही फूड्स हेल्दी हैं। मतलब पराठे को हम स्टफ करके तले नहीं, उसको सेक कर ऊपर जितना सा ऑयल या बटर लगाना है उस तरीके से कंज्यूम करें तो हमने ट्रांस फैट्स अवॉइड कर दिए। सिमिलरली हम पिज्ज़ा को अगर उसके अंदर चीज़ की मात्रा घटा दें या स्प्रेड्स की मात्रा घटा दें तो वो भी हेल्दी हो जाता है। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल लोग नॉर्मली पूछते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप हमारी प्रिस्क्रिप्शन में एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो, क्योंकि वो खाने से तो हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसी कोई बहुत रेयर चीज़ नहीं है जो आपको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में ही लेनी पड़ेगी। जो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कुछ ऐसे तत्व जो आपकी बॉडी को बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज चाहिए, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अपनी डाइट अच्छी ले रहे हो और फूड को ओवर कुक नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी जो डाइट है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा एडिक्वेट है और उसको आपने ओवर कुक नहीं किया है, बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं किया है, खुला करके बहुत ज़्यादा पैन में कुक नहीं करते रहे लॉन्ग टर्म तक, तो उसमें ये सब चीज़ें प्रिजर्व होती हैं, ओवर कुकिंग से डिस्ट्रॉय होती हैं। तो अगर आप खाने को, जैसे पल्सेस हैं उनको आपने स्प्राउट करके पार्शियली कुक्ड या रॉ फॉर्म में खाया, तो उसका न्यूट्रिशन प्रिजर्व रहेगा और आपको एडिक्वेट एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी को मिल जाएंगे। तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हो और उसको ओवर कुक करके नहीं खा रहे हो, कुकिंग में डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो न्यूट्रिएंट्स को। एक और सवाल नॉर्मली लोग पूछते हैं कि हम तो डायबिटिक नहीं है तो हम शुगर क्यों नहीं लें। जैसे मैं नॉर्मली पेशेंट्स को बोलती हूँ कि चीनी कम लेना है, आपको कोशिश करें अवॉइड करें, तो वो नहीं समझ पाते हैं। उसका जवाब ये है कि शुगर बॉडी के लिए एक तरीके का जहर है। आप डायबिटिक हो या नहीं हो, डायबिटिक हो तो आपको इसलिए नहीं लेना है क्योंकि लेते ही ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ेंगे और वो आपको मालूम चल जाता है। लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो भी शुगर आपको नुकसान करता है, और क्या नुकसान करता है वो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी हम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ शुगर्स लेते हैं तो हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स अचानक से बढ़ते हैं और अचानक से वापस से घटते हैं। ये जो इराटिक होता है इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो नेचुरली
बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जिससे कॉम्प्लेक्स स्टार्चेस ब्रेक डाउन होकर जितनी शुगर्स की बॉडी को जरूरत है वो कन्वर्जन वो स्टॉप हो जाता है या इरेटिक हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एबनॉर्मल जगहों पर स्टोरेज पैकेट्स बना देता है, जैसे एब्डोमिनल गर्द बढ़ा देता है ना, पेट पे एक्स्ट्रा चर्बी इकट्ठी हो जाती है, हिप्स पे एक्स्ट्रा चर्बी इकट्ठी हो जाती है। ये एबनॉर्मेलिटीज इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि हम डायरेक्ट शुगर्स ले लेते हैं, हाई फैट कंटेंट वाली चीजें ले लेते हैं, और फिर हम सोच लेते हैं कि हमने कैलोरीज ले लिया और फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो हमें ओवरऑल ही शुगर्स कम लेने हैं। हम खाने में अगर 55% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको एडवाइस करते हैं बैलेंस डाइट में लेना, तो अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स स्टार्चेस की फॉर्म में लें, जैसे आप मानिए शकरकंदी है, गाजर है, इवन राइस में भी है कॉम्प्लेक्स स्टार्चेस, तो अगर हम इस फॉर्म में इनको लेते हैं तो ये बॉडी धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है और बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है और एबनॉर्मल स्टोरेजेस भी नहीं होते। इसी के साथ एक और सवाल मुझे ध्यान आया जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, वो ये कि बच्चों को फैट देने से क्यों रोका जाए। इनफैक्ट हमें भी बोल के जाते हैं कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, इन्हें तो आप मक्खन दिया करो, आप तो खुद कार्डियोलॉजिस्ट को खाते नहीं हो, लेकिन बच्चों को तो दिया करो। तो उसका जवाब ये है कि ठीक है, बच्चों को फैट्स की जरूरत होती है ब्रेन सेल्स की डेवलपमेंट के लिए, उनकी कोटिंग में हेल्प करती है फैट, लेकिन उतनी फैट हमारी नॉर्मल डाइट का हिस्सा है। जैसे हम छिलके वाली दालें खाते हैं, हम बादाम देते हैं बच्चों को, अखरोट देते हैं, इन सब में नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑयल चला जाता है जो हमारे लिए अच्छा है। इवन राइस में भी ऑयल होता है, आप लोग राइस ब्राउन ऑयल मार्केट से खरीदते हो, तो अगर आप ब्राउन राइस यूज कर रहे हैं तो उसमें भी है, पल्सेस में भी है, मूंगफली में भी है। तो एड ऑन ऑयल जो हम बच्चों को देंगे छोटी उम्र में कि बच्चों के लिए जरूरी है, वो भी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। एज यंग एज 2 years ऑफ एज में भी देखा गया है कि बच्चों की भी अगर जांचें की जाए तो उनके भी कोलेस्ट्रॉल जो हमने एडिशनल फैट दिया वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हुआ और वो एबनॉर्मल आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होता है जो लेटर ऑन बाद में जाके तंग करता है। तो बच्चों को एक्स्ट्रा माने जरूरत से ज्यादा फैट मक्खन या घी खिलाने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल डाइट में जा रहा है आपके वो इनफ है, उससे ज्यादा बच्चों को नहीं देंगे। एक और चीज हम डिस्कस करेंगे वो ये कि ट्रांस फैट्स के बारे में आपने सुना होगा, मैंने अभी आपको बताया अभी फ्राइंग और बेकिंग का एग्जांपल देके। तो छोटी छोटी चीजें जैसे हम चाय के साथ बिस्किट खाते हैं वो गलत है, क्योंकि बिस्किट भी बिना मक्खन या मार्गरीन डले नहीं बने और उन्हें भी जब बेक किया जाता है तो वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर हम ये अवॉइड करके उस समय सूप, बादाम, अखरोट, किशमिश, पिस्ता जैसी चीजें खाएं चाय के साथ और हम बिस्किट्स को अवॉइड करें तो हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारी फूड में क्या क्या चीजें गलत है, हमारी कुकिंग में क्या क्या चीजें गलत है। जैसे पराठे मैंने आपको बताया, किसी भी टाइप की डीप फ्राइंग या शैलो फ्राइंग जब हम करते हैं या बहुत सारा घी या मक्खन डाल के किसी चीज को लॉन्ग टाइम के लिए बेक करते हैं, जैसे केक्स हैं, मफिन्स हैं, तो ये सब चीजें डाइट के लिए गलत है। चाहे आप इसमें शुगर को रिप्लेस करके शुगर फ्री कर दिया, आप सोच रहे हो ठीक है हमने तो शुगर रिप्लेस कर दिया, ठीक है, लेकिन नहीं, जो उसके अंदर फैट्स गए हैं, जो वो कन्वर्ट हुए हैं ट्रांस फैट्स में, वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। जितना भी फैट हमारी बॉडी को कंज्यूम करना है, अगर हम उसको कच्ची फॉर्म में सिर्फ अप्लाई करें चपाती या पराठे के ऊपर, तो वो हेल्दियर फॉर्म ऑफ टेकिंग दैट रहेगा। एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं और आजकल बहुत ट्रेंड भी है कि वजन घटाने के लिए हम एक पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करते हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या कीटो डाइट को फॉलो करते हैं। तो इसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी डाइट पैटर्न गलत है, ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू लूज योर वेट, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम इन डाइट्स को फॉलो करते हैं तो हमारा बैलेंस्ड डाइट जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, कहीं ना कहीं बॉडी के किसी हिस्से को चाहिए, वो मिस हो जाती है। तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी एक पर्टिकुलर डाइट पैटर्न को फॉलो कर भी रहे हैं तो इवेंचुअली आपको बैलेंस डाइट पे आना है, जिसमें 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए जो आटे में, चावल में होते हैं, आलू में होते हैं, और 20 से 30 या 35% प्रोटीन्स होने चाहिए जो दालों में होते हैं, पनीर में होते हैं,
और 15% के करीब आपकी डाइट में फैट होना चाहिए, जो भी आपको होल पल्सेस और सीरियल्स में भी मिलता है और कुछ हम कुकिंग में ऐड ऑन भी करते हैं। तो यही फॉलो करना होता है और पूरे खाने को, पूरे दिन के खाने की टोटल कैलोरीज को आपको डिवाइड करना रहता है 5 to 6 पोर्शंस में, जिसके अंदर 3 मेजर पोर्शंस और 3 माइनर पोर्शंस रहने चाहिए, ताकि आपके जो बॉडी में एवरी 4 आवर्स आपकी बॉडी में रिफ्लक्स होता है और एसिड रिलीज होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्टमक के अंदर फूड रहे जो उसको एब्जॉर्ब करे और आपको एसिडिटी नहीं दे। एट द सेम टाइम आपको गैस्ट्राइटिस के लक्षणों की वजह से हार्ट एंजाइना जैसे मिलते हुए लक्षण डेवलप नहीं। एक और चीज हम डिस्कस कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर रफेज का रोल है या नहीं। तो मैं ये कहती हूँ कि बॉडी में रफेज का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम छिलका कंज्यूम करने की कोशिश करें जिन चीज़ों का एडिबल है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीव होने के लिए अलग से कुछ सिरप्स और कुछ पाउडर्स पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आपकी डाइट में फाइबर और रफेज की मात्रा ज़्यादा हो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आज की यंग जनरेशन को जो कैलोरी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक चॉकलेट खा लिया और उसमें 500 कैलोरीज थी, तो पूरे दिन की कैलोरीज के हिसाब से मैंने अपना पूरा मील ले लिया है। तो बच्चे अमूमन ये इसी तरीके से अपनी कैलोरीज काउंट करके देख लेते हैं कि हमारा कैलोरी इंटेक पूरा हो गया, दे जस्ट डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर दैट। नॉट दैट कि चॉकलेट अच्छी चीज़ है, नॉट दैट कि ये बहुत अच्छा पैटर्न है कि आपने ये खा लिया और आपने बाकी कुछ नहीं खा के अपनी कैलोरीज को कंट्रोल में रख लिया एंड यू आर एबल टू मेंटेन नॉर्मल काइंड ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट, बट एट द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग हेल्दी इंटरनली। तो आपको ये जो अनहेल्दी चीज़ें हैं इनका सेवन ही कम करना है और अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट को बैलेंस्ड डाइट से ही पूरा करना है। कोक और चॉकलेट जैसी चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी चीज़ें, ये आपकी डाइट में ओकेजनली शामिल हो सकती हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन इनकी कैलोरीज को काउंट करके आप अपनी बैलेंस्ड डाइट को उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करें इस टाइप के फूड से जो आपको हार्म कर सकता है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जिनका मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हों तो आप इन लिंक्स में अपने मैसेजेस भेजिए और हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।